पिछली भाग में दक्षिका भूतनी ने शंकरैया के शरीर के भागों से खून पीकर उन शरीर के भागों को भी खा लेती है और फिर उसकी आत्मा को भी अपने में समा लेती है। वो इसी तरह कई आत्माओं को अपने में समाकर अपनी शक्तियों को बढ़ा रही थी। और दूसरी तरफ वो गांव कुछ दिनों तक शांत रहा और गांव वाले भी अपने अपने काम करते हुए बहुत ही खुशी से जी रहे थे। लेकिन एक दिन दोपहर को अचानक से आसमान से एक बड़ी सी बिजली गांव के बीचों बीच आ गिरी। इस भयानक सी घटना को देखकर जब गांव वाले वहां पर पहुंचे तब वहां पर उस बिजली की वजह से एक चमगादड़ भी मरा मिला और उस चमगादड़ के मुंह से खून बह रहा था। ये देखकर गांव वाले हैरान हो गए। अरे ये क्या, काले बादल नहीं, बारिश नहीं, फिर भी ऐसी बिजली कैसे गिर गई? और तो और हमारे गांव में तो कभी चमगादड़ भी नहीं देखे थे और आज इतनी बड़ी चमगादड़ कहां से आ गई? ये सब देखकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बस कुछ ही दिनों से हम सभी बहुत ही खुशी से रह रहे थे। हमने सोचा था कि ऐसे ही कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन इतने में इतना कुछ हो गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, हमें इसके बारे में मुखिया जी से कहनी होगी। चलिए। ऐसा कहकर वो गांव वाले मुखिया जी के पास आ पहुंचे। हाँ सुब्बू, सभी कैसे हो? क्या बात है, गांव वाले सभी खुश हैं ना? मुखिया जी, कल तक तो हम सभी बहुत खुश थे। अगली पूर्णिमा तक हमें कोई आपदा नहीं होगी ऐसा सोचकर हम सभी चैन से जी रहे थे। लेकिन मुखिया जी, आज दोपहर को अचानक से गांव में एक बड़ी सी बिजली आ गिरी और इस वजह से वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा भी बन गया और तो और एक बड़ी सी चमगादड़ भी वहां पर मरी मिली और उसके मुंह से बिना रुके खून बहता ही जा रहा है। ये सब देखकर हम सभी डर के मारे आपके पास आए हैं। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? हमारे गांव के आसपास तो मैंने कभी कोई चमगादड़ ही नहीं देखे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो भी इतनी बड़ी चमगादड़ हमारे गांव में कैसे आ गई? मुझे तो ये सब कुछ बहुत गड़बड़ लग रहा है। चलो चलो जाकर देखते हैं। ऐसा कहकर मुखिया जी गांव वालों के साथ मिलकर जहां बिजली गिरी थी वहां पर आ पहुंचे और जैसे गांव वालों ने कहा था ठीक उसी तरह उस चमगादड़ के मुंह से खून बहा जा रहा था। ये देखकर मुखिया जी हैरान हो गए। तभी एक गांव वाले ने इस तरह कहा, मुखिया जी क्या हो गया, क्यों ऐसे खड़े हैं आप? कुछ नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम लोग डरो मत, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि अभी तो गर्मियों का मौसम है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि गर्मियों के मौसम में कोई बिजली ही नहीं गिर सकती। कभी कभार ऐसा हो जाता है और ये चमगादड़ शायद वो बिजली इस पर गिरी होगी और इस वजह से वो यहाँ पर आकर गिर गई होगी। इसके बारे में ज्यादा सोचकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, आप में से कोई जाकर इस चमगादड़ को दफना कर आ जाओ और यहाँ पड़ी खून को साफ कर देना, ठीक है? किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्णिमा के दिन को ही हमें समस्या होगी, तब तक तुम सभी निश्चिंत होकर रहिएगा। अब सभी अपने अपने घर जाओ। ऐसा कहकर मुखिया जी वहां से चले गए और मुखिया जी के कहे अनुसार ही गांव वालों ने उस चमगादड़ को गांव से बहुत दूर ले जाकर एक बड़े से गड्ढे को खोदकर वहां पर दफना दिया और फिर वो इस तरह बातें करने लगे। बहुत ही अजीब लग रहा है, गर्मियों के मौसम में दोपहर के समय ऐसे बिजली का गिरना और ये चमगादड़ का मरना, और देखो अभी भी इसके मुंह से खून बहता जा रहा है। उसे दफनाने के बावजूद भी खून बाहर निकला जा रहा है। मुझे तो ये सब देखकर डर लग रहा है। ये सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्यों घबराते हो रे? मुखिया जी ने कहा था ना कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। चलो चलो अब हम घर जाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। ठीक रात के 12 बज गए थे। चमगादड़ों की आवाजें आने लगी। गांव का एक व्यक्ति उठकर, अरे ये चमगादड़ों की आवाजें कहाँ से आ रही है? आज तक तो मैंने ऐसी आवाजें सुनी ही नहीं। इन आवाजों को सुनकर मुझे नींद भी नहीं आ रही है। बाहर देखकर उन्हें भगाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा सोचकर वो व्यक्ति बाहर निकला और वो आकाश की तरफ देखने लगा और कहीं पर भी कोई चमगादड़ नहीं दिखा, लेकिन आवाजें जोर से आ रही थी।
अरे ये क्या, आवाजें तो आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा। सुनो सुब्बैया, ओ सुब्बैया, अप्पा राव, बाहर निकलो। इस तरह उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया। वो सभी पड़ोसी वहाँ पर आ पहुँचे। क्या रे, क्या हो गया? क्या रे, तुम सबको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इतनी अजीब सी आवाजें आ रही है, फिर भी तुम लोग कैसे सो पा रहे हो? हमने ये आवाजें तो सुनी थी, लेकिन हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तूने सच ही कहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आवाजें आ रही हैं। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, चलो हम जाकर देख कर आते हैं। मुझे तो सब कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर हमने इसी तरह छोड़ दिया तो हमारे गांव में कोई प्रेतात्मा आकर हमला कर सकती है। चलिए जाकर देखते हैं। ऐसा कहकर वो लोग पूरे गांव में ढूंढने लगे। दोपहर के समय जहां पर बिजली गिरी थी, ठीक उसी जगह पर वही चमगादड़ मरी पड़ी हुई थी। ये देख वो सभी हैरान हो गए। अरे बाप रे, हमने जिस चमगादड़ को दफनाया था वही चमगादड़ वापस आ गया। ये कोई साधारण सी चमगादड़ नहीं हो सकती, जरूर किसी पिशाच ने ही भेजा होगा। वहाँ पर दफनाया हुआ चमगादड़ यहाँ पर कैसे आ गई? और तो और इस चमगादड़ के मरने के बाद ही ये सारी आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं। हमें इसके बारे में मुखिया जी से जाकर कहना होगा। ऐसा कहकर वो सभी आधी रात के समय मुखिया जी के घर पर आ पहुँचे। मुखिया जी, एक बार बाहर आइए ना। ये सुनकर मुखिया जी गहरी नींद से उठकर बाहर आए। क्या हुआ रे, इतनी आधी रात के समय पर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मुखिया जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमारे गांव के लिए खतरा हो सकता है। क्या हुआ, क्या बात है? गांव के तालाब में कुछ समस्या आ गई है क्या? नहीं मुखिया जी, वो बात नहीं है। आपके कहे अनुसार हमने उस चमगादड़ को दफना दिया था, लेकिन उसके बाद भी पूरे गांव में चमगादड़ों की आवाजें आने लगी। और उन आवाजों के बारे में पता लगाने के लिए जब हम सभी पूरे गांव में ढूंढने लगे तो जहां पर बिजली गिरकर चमगादड़ मरी पड़ी थी, ठीक उसी जगह पर जिस चमगादड़ को हमने दफनाया था वही चमगादड़ वहां पर मिला। और फिर उसके मुंह से अभी भी खून बहता ही जा रहा है। आप एक बार आकर देखिए ना, हम दादी जी को बुला कर लाते हैं। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, क्या दफनाया हुआ चमगादड़ फिर से वहीं पर आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अभी जाकर देखते हैं। और फिर मुखिया जी गांव वालों के साथ मिलकर उस जगह पर आ पहुँचे। और जैसे गांव वालों ने कहा था, ठीक उसी तरह उस मरी हुई चमगादड़ के मुंह से बिना रुके खून बहता ही जा रहा था। तब मुखिया जी ने कहा, तुम लोगों ने शायद सच ही कहा था, ये कोई पिशाचों की भेजी हुई चमगादड़ हो सकती है। अब हमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। हमें उस तांत्रिक दादी जी के पास जाकर इसके बारे में बताना होगा। शायद वही इस समस्या का परिष्कार कर सकती हैं। और तो और चमगादड़ों की आवाजें अभी भी आ रही हैं। पहले तो मैंने उन आवाजों पर गौर नहीं किया था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसमें जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हमें कुछ न कुछ करके उस दक्षिका भूतनी को जल्दी से भेज देना होगा, वरना हमारा पूरा गांव शमशान हो सकता है। इसलिए मैं किसी को अपने साथ ले जाकर उस दादी जी को बुला कर लाता हूँ। ऐसा कहकर मुखिया जी अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर सीधा तांत्रिक दादी जी के पास आ जाते हैं। तांत्रिक दादी जी बहुत ही गौर से एक किताब पढ़ रही थी। भूत प्रेतनो अश्य प्रेषणो आगरजे धर्माम। इस तरह दादी जी कुछ मंत्रों को पढ़ने लगी। और तभी मुखिया जी ने दादी जी से इस तरह कहा, दादी जी, आपको हमारे गांव आना ही होगा। लगता है हमारे गांव में कुछ अनर्थ होने वाला है। ये सुनकर उस दादी जी ने कहा, अरे नायडो, मैं एक विशेष पूजा कर रही हूँ। ये पूजा तुम लोगों के खातिर ही हो रही है। ये पूजा करते वक्त मुझे यहाँ से हिलना भी नहीं चाहिए। मैं अगर यहाँ से निकली तो तुम्हारा पूरा गांव शमशान हो सकता है। तुम्हारे गांव में एक जीव मरकर उसके मुंह से खून बह रही है ना? ये सुनकर मुखिया जी आश्चर्यचकित हो गए। दादी जी, आपने जैसे कहा है ठीक उसी तरह हमारे गांव में आज एक बड़ी सी चमगादड़ मरी पड़ी थी।
और साथ ही एक बड़ी बिजली भी गिरी। उस चमगादड़ को हमने दफना दिया था, फिर भी वो वापस गांव में आ गई है। मैं जानती हूँ, वो दक्षिका भूतनी तुम्हारे गांव में आने के लिए हर तरह की प्रयत्न कर रही है। शंकरैया की एक गलती की वजह से हमारा गांव अब खतरे में है। दक्षिका भूतनी गांव में प्रवेश करने के लिए अपने दूतों को एक के बाद एक करके हमारे गांव के अंदर भेज रही है। इसीलिए मैं बलि का यज्ञ नाम का एक महायज्ञ शुरू करने वाली हूँ, और उस यज्ञ को करने के लिए मुझे 15 दिनों तक मुझे अपने शरीर को छोड़कर अपने शरीर को दफना कर मेरी प्रेतात्मा से ही पूजा करना होगा। और इसी पूजा के लिए ही मैं मंत्र पढ़ रही थी। जब तक मैं वो यज्ञ पूरा ना करूं, तब तक उस दक्षिका भूतनी को हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इस तरह तांत्रिक दादी जी बहुत डरते हुए कहने लगी। ये सुनकर मुखिया जी बहुत अचंभित हो गए। तब मुखिया जी के साथ आए हुए व्यक्ति ने कहा, मुखिया जी, अब हम क्या करें? हम सभी गांव छोड़कर चले जाएं क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है मुखिया जी। तब मुखिया जी ने कहा, अरे तू चुप कर, तुम डरो मत। दादी जी, आप सच कह रही हैं क्या? मैंने तो सोचा था कि वो कोई साधारण सा चमगादड़ होगा, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। इसका कोई परिष्कार हो तो आप ही बताइए ना दादी। मैं भी उसी काम पे लगी हूँ। मेरी मंत्र जाप रुक गई तो तुम्हारा गांव सर्वनाश हो सकता है, इसीलिए मैं यहीं पर रहकर मंत्र जाप कर रही हूँ। लेकिन तुम लोग जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही एक काम कीजिए। मुझे समाधि से आने के लिए 15 दिन लगेंगे, और इन 15 दिनों तक उस चमगादड़ को वहीं पर रखने की शक्ति मुझ में है। लेकिन आप लोगों को एक काम करना होगा। आपके गांव के सभी महिलाएं मिलकर उस चमगादड़ के मुंह से निकल रही खून को मटकियों में भर के रखना होगा, और जैसे पूर्णिमा के रात को हम सब करते हैं वैसे ही उन मटकों को सर पर रखकर दीप कांतियों के साथ जाना होगा। इन 15 दिनों तक उस चमगादड़ के मुंह से निकले हुए खून को मटकियों में जमा करके उस दक्षिण दिशा के पर्वत के चारों ओर बह रही उस मंत्र जल के अंदर डाल देना होगा। ऐसा करने के बाद उन मटकियों को उसी चमगादड़ के पास रखना होगा। गलती से भी उन मटकियों को घर नहीं ले जाना चाहिए, और ये काम इसी तरह लगातार 15 दिनों तक तुम्हारे गांव के हर एक स्त्री को करते रहना होगा। और मुझे कल दोपहर को ठीक 1 बजे के समय पर तुम्हारे गांव के लोग आकर यहाँ पर गड्ढा खोदकर मेरे शरीर को उसमें दफनाना होगा, और उसी समाधि से मैं मंत्र जाप करते हुए उस पिशाच को रोकने की कोशिश करूंगी। मैंने जो कहा उसे ठीक से तुम लोगों ने सुना है ना? मैंने जैसे कहा है ठीक वैसे ही होना चाहिए। अगर जरा भी चूक हुई तो वो पिशाच तुम्हारे गांव को सर्वनाश कर देगी। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, जरूर दादी जी, जरूर। आपने जैसे कहा है ठीक उसी तरह हम सब करेंगे। मेरे गांव की सुरक्षा ही मेरा लक्ष्य है। मैं अभी गांव जाकर सभी गांव वालों को इसके बारे में कहकर उन्हें सावधान करूंगा। ऐसा कहकर मुखिया जी गांव के बीच आकर गांव वालों से इस तरह कहने लगे, सुनिए, हमारी एक बड़ी समस्या आ पड़ी है। हमारे गांव में जो चमगादड़ गिरी है वो बहुत ही खतरनाक चमगादड़ है। तांत्रिक दादी जी ने हमें इसके बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा कि हमारी गांव की परिस्थितियां बहुत खराब हैं। वो कह रही थी कि वो दक्षिका भूतनी हमारे गांव में प्रवेश करने के लिए हर तरह कोशिश कर रही है, और इसीलिए इस चमगादड़ को हमारे गांव में प्रवेश करवाया है।
इस चमगादड़ को कोई भी छूना मत और उसके खून पर गलती से भी कदम मत रखना। और एक बात, कल दोपहर को तांत्रिक दादी जी की शरीर को हमें उनकी गुफा में दफनाना होगा। वो उसी समाधि से 15 दिनों तक एक पूजा करेंगी और उसके बाद अपने शरीर में आत्मा को समाकर जिंदा वापस आएंगी। और उन्होंने एक और बात कही है, जैसे तुम महिलाएं पूर्णिमा के रात को दीप की कांतियों में मटकियों को उठाकर दक्षिण दिशा की पर्वत के पास जाती हैं, ठीक उसी तरह इन 15 दिनों तक इस चमगादड़ से आ रही खून को मटकियों में जमा करके उस पर्वत के पास बह रही मंत्र जल में डाल देना होगा। और फिर गलती से भी उन मटकियों को अपने घर मत ले जाना, उन्हें चमगादड़ के पास ही रख देना। तब गांव की महिलाओं ने कहा, ठीक है मुखिया जी, हमारे गांव के खातिर बहुत सी महिलाओं ने अपनी जान दे दी है और ये कौन सी बड़ी बात है। जैसे आपने कहा है वैसे ही इस खून को वहां पर डाल देंगे, आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी। इस तरह उन्होंने कहा। और फिर अगले दिन दोपहर को गांव वाले तांत्रिक दादी जी के पास आए और वहां कुछ लोगों ने मिलकर एक गड्ढे को खोद दिया और तांत्रिक दादी जी मंत्रों को पढ़ती रही। तब मुखिया जी ने कहा, तुम लोग सभी मिलकर तांत्रिक दादी जी को सावधानी से इस गड्ढे में बिठाइए और फिर उन पर मिट्टी डालकर दफना दीजिए। और गांव वाले जैसे मुखिया जी ने कहा था वैसे ही तांत्रिक दादी जी को उस गड्ढे में बिठाया और दादी जी आंख बंद करके कुछ मंत्रों को पढ़ रही थी और फिर उन्होंने उस गड्ढे को बंद कर दिया। फिर भी तांत्रिक दादी जी के मंत्र बाहर सुनाई दे रही थी। तब मुखिया जी ने कहा, चलो अब हमें जाना होगा, हमें गांव में सारे इंतजाम करने होंगे। ये 15 दिन हमें बहुत सावधानी से रहना होगा। इस तरह मुखिया जी ने कहा और रात होते ही गांव में हर तरफ से चमगादड़ और पिशाचों की भयानक सी आवाजें आने लगी। और मुखिया जी गांव के महिलाओं के पास आकर, सुनिए बहनों, तुम सभी जाकर उस चमगादड़ के खून को इन मटकियों में भर दीजिएगा। मुखिया जी के ऐसे कहते ही उन लोगों ने चमगादड़ के खून को जमा करके उन मटकियों को दीप की कांतियों के साथ उस दक्षिण दिशा के पर्वत के पास आ पहुँचे और फिर अपने मटकियों में भरे उस खून को पर्वत के पास बह रहे उस मंत्र जल में डाल दिया। और उसके बाद बिना पीछे मुड़े वो सभी गांव वापस आ गए। ठीक रात के 1 बजते ही हमेशा की तरह उस दक्षिण दिशा के पर्वत के पास अग्नि ज्वालाएं प्रकट हो गई और दक्षिका भूतनी हंसते हुए वहां पर प्रकट हो गई। और वहां मंत्र जल में चमगादड़ की खून को देखकर, हाँ, उनकी इतनी हिम्मत की, उन लोगों ने उस मरे हुए चमगादड़ के खून को मेरे ही पास रख दिया। ये गांव वाले बहुत ही होशियार हो गए हैं। अब मैं आगे से जो भी करूंगी उससे ये पूरा गांव सर्वनाश हो जाएगा। ये चमगादड़ का खून मेरे किस काम का? ओ मकुला भूतनी, इस चमगादड़ के खून को अपने मुंह में रखकर पूर्णिमा के अगले दिन उस गांव में छिड़क देना और उसके बाद सभी भूत प्रेत आत्माएं उस गांव में प्रकट हो जाएंगी। इस तरह वो हंसने लगी। तभी वो मकुला भूतनी वहां पर प्रकट हो गई और वो अपने चारों ओर बह रही उस चमगादड़ के खून को अपने मुंह में रखकर वापस आ गई। और फिर दक्षिका भूतनी इस तरह कहने लगी, अब कुछ ही दिन बचे हैं, मैं अपनी बदला लेकर रहूंगी। 2 पूर्णिमाओं के बाद मेरे चारों ओर रखी इस रक्षा वलय को तोड़ना मेरे लिए आसान हो जाएगा। दक्षिका भूतनी को कोई नहीं रोक सकता। इस तरह वो जोर से चिल्लाने लगी। और दूसरी तरफ गांव के सभी महिलाएं गांव जाकर उस मरे हुए चमगादड़ के पास उन मटकियों को फेंक कर तोड़ दिया और इन मटकियों की टूटने की आवाजें उस दक्षिका भूतनी को सुनाई दी और उसके सर में जोर से दर्द करने लगा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अरे दुष्ट मानवों,
तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा सर फटा जा रहा है। और वो वहां से अदृश्य हो गई और साथ ही उस पर्वत के चारों ओर जल रही वो अग्नि ज्वालाएं भी बुझ गई। गांव वाले सभी पीछे देखे बगैर अपने घर चले गए थे।